नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम वकील साहब के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हम अपने नाज़रीन के लिए ख़ुसूसी तौर से पेश करते हैं ताकि हम अपने नाज़रीन को कानूनी सलाह दे सकें। उनके मसाइल, जो भी कानून से उलझे मसाइल हों, सवालात हों, हम उनकी रहनुमाई कर सकें और उनके सवालात के जवाब दे सकें, उनको सलाह दे सकें। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है, बराह रास्त प्रोग्राम है। आप फ़ोन नंबरात के ज़रिए अपने कानूनी मसाइल पूछ सकते हैं और कुछ ही देर में हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद होंगे एडवोकेट उस्मान शहीद साहब, जो सीनियर वकील हैं तेलंगाना के। नाज़रीन, आपकी कानून की जानकारी के लिए आपको, ताकि हम जानकारी दे सकें, ये प्रोग्राम हम ख़ुसूसी तौर से आपके लिए पेश करते हैं। आप फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जब हमसे फ़ोन पर बात करें, अपने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि हमको आपकी आवाज़ साफ सुनाई दे सके और हम आपका मसला सुन सकें। उसके बाद जब आपका मसला बयान करना मुकम्मल हो जाए, आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद टीवी पर ही आप अपना जवाब, अपने मसले का हल सुन सकते हैं। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप चाहें तो हमको अपने फीडबैक से भी नवाज सकते हैं। नाज़रीन, ये लाइव प्रोग्राम है, आपकी कानूनी सलाह के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए हमसे राब्ता कायम कीजिए और अपने मसाइल बयान कीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर आपको बताएं, सलाह दें, ये हमारी हतमी राय नहीं है। सिर्फ हम आपको यहाँ पर सलाह दे सकते हैं, सलाह देते हैं, जो भी आपका मसला हो कानूनी। उसके बाद आप चाहें तो अपने वकील से कांटेक्ट कर सकते हैं, वकील से मशवरा करके अपना कानूनी कार्रवाई जो भी है वो कर सकते हैं। और पहले किसी वकील से मशवरा कर लें आप हमारी सलाह के बाद। उसके बाद जो भी आपको दिल चाहे, जिस तरह से भी आपको आगे बढ़ना हो, आप अपने मसाइल का हल हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपने मसाइल बयान कीजिए और अपने कानूनी मसाइल का हल हासिल कीजिए। हम आपको यहाँ पर राय दे देंगे, सिर्फ राय दे सकते हैं। और लेकिन एक बार फिर बता दूं, ये हतमी राय नहीं है, सिर्फ हम आपको यहाँ पर कानूनी सलाह देंगे। बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं, जैसे बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको पैसे के लालच में, मतलब उनसे पैसा लिया जाता है कि आपको बैरून मुल्क भेजा जाएगा, या बहुत सी प्रॉपर्टीज के मसले होते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन या फ्लैट खरीदता है तो मालूम हुआ कि वो प्रॉपर्टी या ज़मीन या फ्लैट जो भी चीज़ है वो पहले से बिकी हुई है। दोनों पार्टीज आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन जो उसका असल ओनर, जो सेलर होता है, उसका कुछ अता पता होता नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए, ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको सलाह देंगे। आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया हो, पॉन्जी स्कीम्स हैं, पॉन्जी स्कीम में आप पैसा लगाते हैं, वहां पर फ्रॉड होता है, या आपको किसी ने चेक दे दिया, पेमेंट चेक के थ्रू किया और चेक बाउंस हो गया, या इसी तरह से और भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो, उसके बारे में आप हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, सलाह हासिल कर सकते हैं। तो फ़ोन के ज़रिए हमारे इस बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हैदराबाद के स्टूडियो से एडवोकेट उस्मान शहीद साहब, जो सीनियर वकील हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। तो फ़ोन के ज़रिए आप हमसे राब्ता कायम कर लीजिए। इसी सिलसिले में हम एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, शायद कॉलर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा अभी तक। नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि जब भी हमसे बात करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए ताकि हम आपका मसला सही से सुन सकें। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपने मसाइल का कानूनी तौर से हल हासिल कीजिए। कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में एडवोकेट उस्मान शहीद साहब, जो सीनियर वकील हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप अपने फ़ोन के ज़रिए हमारे से राब्ता कायम कीजिए, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल और हमने ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर से अपने नाज़रीन के लिए शुरू किया है और यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम आपको कानून से जुड़ी हुई सलाह और मशवरे देते हैं। आपका कोई भी इस तरह का मसला हो जिसके लिए आपको जानकारी चाहिए, जिसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कानून से जुड़ा हुआ, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए फ़ोन करके आप अपने सवालात या मसाइल बयान कर सकते हैं और जो हमारे प्रोग्राम में वकील साहब मौजूद होते हैं वो आपको इसके बारे में सलाह और राय देंगे। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 180041925154 और एक और नंबर है 9989974324। इन नंबरात पर आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान करके उनकी कानूनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में कुछ ही देर में मौजूद होंगे एडवोकेट उस्मान शहीद साहब, जो सीनियर वकील हैं तेलंगाना के। नाज़रीन, ये लाइव प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपने मसाइल बयान कीजिए। आपको यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि जो भी हम आपको मशवरा या राय देंगे वो कोई हतमी राय या हतमी फैसला नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो अपने किसी वकील से मशवरा कर सकते हैं और अपनी कानूनी कार्रवाई जो भी है वो हासिल जारी रख सकते हैं। एडवोकेट उस्मान शहीद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। एडवोकेट साहब, आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर मदु किया ताकि मैं नाज़रीन की सही रहनुमाई कर सकूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। प्रोग्राम में आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। हजरत वकील साहब, एक सवाल मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कानून के बारे में ज्यादा इल्म नहीं रखते। जी इरशाद। इल्म नहीं रखते हैं, उनको ये पता भी नहीं होता है कि हमें आगे करना क्या है। मसलन किसी के साथ किसी ने धोखा कर दिया और कई लोगों के ऐसा होता है कि उनकी माली हालत भी ऐसी नहीं होती है, माली एतबार से ऐसी हैसियत नहीं होती है कि वो अपना केस लड़ सकें। ऐसे लोगों के लिए कानून या सरकार की तरफ से क्या जरिया है? बेशक बेशक जी नहीं, हाँ, वो लोग जो माशी एतबार से इस काबिल नहीं कि मुकदमा लड़ें, वकील साहब की फीस दें, अदालती अखराजात बर्दाश्त करें, उनके लिए या तो वो पापरिज्म में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं दीवानी का, जिसमें कोर्ट फीस लगती है। बाकी तमाम मुकदमात में ऐसी कोर्ट फीस नहीं लगती जो एक आम आदमी बर्दाश्त न कर सके। सिर्फ दीवानी मुकदमात में कोर्ट फीस लगती है और उस सिलसिले में वो हाईकोर्ट में एक इदारा कायम कर दिया गया है, उसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। वहां से वो कोर्ट फीस ले सकते हैं या वो खुद ही इंस्टीट्यूट कोर्ट फीस पे कर देगा और वकील का भी इंतजाम कर देगा। इसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ हैदराबाद। लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट कंपाउंड में काम करता है, जबकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आंध्र प्रदेश आप हाईकोर्ट के अहाते में काम करता है। इसमें आप एक दरखास्त देने की जरूरत है जिसमें आप अपना मुद्दा बयान करें कि इसमें कोर्ट फीस ये लगती है, मैं ये फीस देने के काबिल नहीं हूं, और इसके बाद मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद वही लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी जानिब से वकील मुकर्रर करेगा, कोर्ट फीस भी अदा करेगा। जो होते हैं ये तो हिंदुस्तान के हर स्टेट में मौजूद होगा, सिर्फ तेलंगाना या हैदराबाद में नहीं, ये हर स्टेट में ही मौजूद होना चाहिए। जी हाँ, इधर से जी हाँ, हर स्टेट में मौजूद है। जी हाँ। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अगर उनके साथ कोई मसला हो जाए वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर उनकी FIR या उनका केस दर्ज नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि केस ही दर्ज नहीं होता, तो ऐसे सिलसिले में लोगों को क्या करना चाहिए? अगर पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़ी या ये कि जरूरी है जाना, तो समझ जाइए कि फौजदारी मुकदमा है, क्रिमिनल केस है, और फौजदारी मुकदमात में कोई फीस नहीं होती सिवाय वकील के फीस के। आपको अदालत को फीस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दरखास्त पर आप अपनी कंप्लेंट पर ₹1 का टिकट लगाकर अदालत में दाखिल कर सकते हैं। पुलिस को देने के लिए वो ₹1 की कोर्ट फीस की भी जरूरत नहीं है। पुलिस का काम है कि वो आपकी शिकायत ले और उसके ऊपर FIR इशू करे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC, उसका इंदराज करे अपने जनरल डायरी में और उसकी एक कॉपी दे। पुलिस पर लाजिम है कि वो FIR की कॉपी आपको दे
और अगर ना दे तो आप पर लाजिम है कि आप पुलिस से कहें कि मुझे एफआईआर की रसीद दें कि आपको मेरा कंप्लेंट मिल गया। इसके बाद पुलिस खुद ही कार्रवाई आगे बढ़ाती है। अगर पुलिस कार्रवाई आगे ना बढ़ाए और इन्वेस्टिगेशन ना करे तो आप हाईकोर्ट में रुजू हो सकते हैं कि साहब पुलिस वाले मेरी कंप्लेंट लेने के बावजूद एफआईआर नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको माजरत से रोकना चाहूंगा, हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो जी जी हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद कासिम अली एमएस मख्ता जी जनाब। कासिम साहब, आपका मसला क्या है बताइए। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करना था वकील साहब। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है? जी ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपको क्या जानना है, मतलब आपका मसला एग्जैक्टली आप क्या जानना चाह रहे हैं? क्या सवाल? ये सलम जो नोटिफाइड सलम्स इलाके होते हैं जी उसमें जो है नोटिफाइड सलम्स जी मेरा सवाल ये है कि नोटिफाइड सलम जो इलाके होते हैं जी उस सलम इलाकों में 50 गज की बिल्डिंगों को भी क्या प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपको जरूर इसका जवाब देंगे। 50 गज की बिल्डिंग हो या 2 गज की बिल्डिंग हो, टैक्स तो लगता ही लगता है कानूनन। कमो बीच होना एक अलग बात है। जैसा किसी बिल्डिंग में 100 रुपए हो सकता है, 50 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है। यह बल्दिया के दायरे इख्तियार में है कि वो किसी बिल्डिंग पर जो चाहे एज पर लॉ, एज पर बाइलॉस, एज पर रूल्स टैक्स आयद करे। लेकिन कोई बिल्डिंग टैक्स से माफी नहीं, इस्तिस्ना नहीं की जा सकती जब तक के खुद बल्दिया आपको एक लेटर ना दे कि दिस प्रॉपर्टी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी इस प्रॉपर्टी पर टैक्स आयद नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी से मुस्तस्ना है। ऐसा लेटर आप बल्दिया से लेना लाजमी है, वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी वकील साहब, क्योंकि प्रॉपर्टी का सवाल आया, कई बार ऐसा देखा गया है, कई मसले ऐसे सामने आए हैं कि किसी शख्स ने कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई फ्लैट खरीद लिया, उसके बाद ऐसा होता है कि कोई एक और पार्टी खड़ी हो जाती है जो ये कहती है कि ये फ्लैट हमने पहले खरीद लिया है या बाद में, जो उनके पास भी, दोनों पार्टीज के पास कागजात बराबर मौजूद होते हैं। ऐसे सूरत में क्या सूरत है, क्या कर सकते हैं? जी, इसके लिए जिस साहब की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा हुआ है या कोई दूसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रही है, तो इन साहब का काम है कि वो अदालत में सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल करें, सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल करें। इसके लिए मार्केट वैल्यू पर जो आता है उसका 3/4 देना पड़ेगा आपको। मार्केट वैल्यू के 3/4 पर कोर्ट फीस देना। जैसा अगर आपकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है तो उसका 3/4 होता है 75,000। 75,000 पे कोर्ट फीस लगती है। वो 75,000 पे कोर्ट फीस ज्यादा से ज्यादा 8-9 हजार होती है। नहीं वकील साहब, मैं जैसे कि मान लीजिए किसी कोई हम इसकी अदायगी लाजमी है आपको। कोर्ट कचहरी के चक्कर से पहले ही हम ये कैसे पता कर लें कि इस प्रॉपर्टी का पहले से कोई मालिक नहीं है, जिसको बिल्डर ने ये प्रॉपर्टी या ओनर ने ये प्रॉपर्टी बेच रखी है? वकील साहब, इस बारे में जानकारी लेंगे। पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हमें बेंगलुरु से शकील बात कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नाना की जायदाद है जी। उनको 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटा था जी। 2 बेटी 1 बेटा जी। 1 बेटी का इंतकाल हो गया है। जी बताइए इंतकाल हो गया है उनका। तो बेटी का इंतकाल होने के बाद माँ बाप का इंतकाल हो जाता है जी। क्या वो बेटी का हक बच्चों को मिल सकता क्या? बेटी का बच्चा, वो बेटी के बच्चों को हक मिलता क्या? जी जरूर हमने मिलता क्या? बिल्कुल आपको जवाब देंगे इसका। नवाचाम को हक मिलता क्या? जी बिल्कुल आपको बता देंगे जवाब इसका। शुक्रिया। जी वकील साहब, इनका जवाब बता दें। ये आपने सवाल सुन ही लिया होगा या कहें आप तो मैं दोहरा दूं? जी हाँ, नवासियों को हक मिलता है जो हक बेटी को मिलना चाहिए था, यानी 1/5। 1/5 में से ये दोनों बच्ची के बच्चों को मिलेगा। उन लोगों को महरूम नहीं किया जा सकता। ये शरीयत का है
ये कानून में लॉ ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, जब भी हमसे बात करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी, ताकि हमको आपका मसला, आपका सवाल सही से समझ में आ सके। वकील साहब भी सुन रहे हैं और हम आपको सही से सलाह दे सकें। फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, 1-0041921154 और एक और नंबर है 9989974324। इन नंबरात पर आप अपना मसला बयान करके वकील साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वकील साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि कोई शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, कोई भी शख्स हो, और उस वक्त वो कैसे ये पता कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को इस ओनर ने, बिल्डर ने पहले किसी और को नहीं बेचा है, कानूनी उलझनों में पड़ने से पहले? क्योंकि हर शख्स नहीं चाहता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, सबसे पहले उलझन पड़े। जी 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 सबसे पहले आप अखबार में इश्तिहार दें, नोटिस दें, जिसमें आप ये ऐलान करें कि मैं फलां जायदाद खरीदने का मुतमन्नी हूं या खरीद रहा हूं, लिहाजा कोई साहब को इस जायदाद के ताल्लुक से किसी किस्म का उज़्र शरई हो या शास्त्री हो अंडर हिंदू लॉ, तो वो फलां वक्त मेरे से रुजू हो, आपसे जो भी खरीदार है वो अपना कागजात लाएं और उनको किसी वकील साहब को बतलाएं, खरीदार साहब, वो ज़ेरॉक्स कॉपी लें उनसे, और अगर खरीदार को मशवरा दें वकील साहब कि ये जायदाद ठीक है, इसके लिंक डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, तो वो लिंक डॉक्यूमेंट की मौजूदगी में जैसे टैक्स के रसायद हैं, नल के बिल की अदायगी है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस हैं, ये सारे रसायद तलब करें बेचने वाले से और 30 साल रिकॉर्ड लें, 30 साल रिकॉर्ड हासिल करें कि आप जायदाद के मालिक हैं, आप बेचना चाह रहे हैं, मैं खरीदना चाह रहा हूं, मुझे 30 साल रिकॉर्ड दें। 30 साल रिकॉर्ड की रोशनी में आप खरीदने का इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन लाजिम यह है कि आप अखबार में इश्तिहार दें, इससे पीछे ना हटें, वकील साहब से मशवरा लें, और जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे पहले वहां तहसीलदार साहब को एक लेटर दें कि तहसीलदार साहब, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं जिसका सर्वे नंबर ये है और इस सिलसिले में मुझे एनओसी दिया जाए। तो वो जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे पानीपत का है, चौफसला है और दूसरे डॉक्यूमेंट से, वो सारे देखने के बाद आपको लेटर देंगे कि ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, ये जायदाद साबिक में किसी और साहब ने नहीं खरीदी है, आप खरीद सकते हैं, तब जाके आप कोई जायदाद पर खरीदने का मायदा करें। जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, यहाँ पर एक बात और आती है कि जो किराएदार होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी की ही बात चल रही है, आज शुरुआत हमने प्रॉपर्टी से ही की है, किराएदार अगर आपके घर में हैं तो उनसे जो एग्रीमेंट हम लिखवाएंगे, कितने वक्त का एग्रीमेंट ऐसा होता है कि किराएदार आप उस मकान, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे देखा है कि किराएदार काफी अरसे से किसी मकान में रह रहे होते हैं, फिर वो खाली नहीं करते हैं और ना ही आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने देते हैं और ना ही आप उसमें कुछ बना सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो हम किराएदार से कर लें कि हमारी प्रॉपर्टी भी सेफ रहे? आप रेंटल डीड लिखवा लें किराएदार साहब से, और रेंटल डीड का रजिस्ट्रेशन लाजमी है। कानून में तब्दीली आ चुकी है। कोई मकानदार साहब अगर सुन रहे हैं मेरी बात, तो उनसे भी गुजारिश है कि किराएदार साहब को जब किराए पे मकान दें तो वो किरायानामा रजिस्टर करा लें। बगैर रजिस्ट्रेशन कराए किराए पे न दें अपनी जायदाद को। और किराए के अगर किरायानामा लिखवाना ही है तो उसमें मुद्दत सिर्फ 11 महीने की रखें कि किराएदारी की मुद्दत 11 माह है। या रजिस्ट्रेशन में आप 5 साल भी लिख सकते हैं, 10 साल भी लिख सकते हैं, 30 साल भी लिख सकते हैं। शर्त यह है कि वो किरायानामा रजिस्टर्ड हो। बगैर रजिस्टर्ड किए कोई किरायानामा किसी जायदाद को न दे, कोई किरायानामा किसी जायदाद को ना दे, खा आपके सगे भाई क्यों ना हो किराएदार। रजिस्टर्ड से मुराद नोटरी करवा दें उसकी, या कोर्ट में जाके उसका रजिस्ट्री करवा दें? जी नहीं, बिल नोटरी एब्सोल्युटली इलीगल है। आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएं और वहां रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री करवाएं। जी, यहां पर एक कॉलर को शामिल करते हैं वकील साहब। हेलो। हेलो जी जनाब, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जनाब, आप टीवी बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, वरना हम
आपका मसला सही से नहीं सुन पाएंगे। आपसे गुजारिश है बार बार टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और तब हमसे बात कीजिए, और जब आपका मसला पूरा हो जाए बयान कर लें, उसके बाद आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिएगा। जी फखरुद्दीन साहब, गालिबन फखरुद्दीन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बताइए। वालेकुम सलाम। क्या बाहर नजर बात करें साहब, ये ऊपर नहीं ना। हेलो जनाब, आप अपना मसला हेलो। बताइए, हम आपके लिए बैठे हैं सुनने के लिए, बताइए। हाँ हाँ हाँ, फरमाए। मैंने एक जमीन खरीदा था जी 30 गुंठे जमीन में। जी जी 30 गुंठे जमीन थी वो, उसमें क्या हुआ, मैं तो 19 गुंठे खरीदा हूँ और 11 गुंठे दूसरा आदमी खरीदा है। जी उसका ये इसका फोड़ है ना, वो फर्क हो गया। 19 होने की जगह 11 हो गया, 11 होने की जगह 19 हो गया। ठीक है, बताते हैं आपको जवाब। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सियादनगर से बात करो साहब, ये भी तेलंगाना है जी जी। एक वकील साहब से एक मशवरा पूछना था बिल्कुल जी, इसलिए तो कॉल किया था। जी, बताइए बताइए। इसको लेके बाहर जाओ, खींच लेके जाओ। जनाब टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी आवाज़, टीवी से दूर हो जाइए आप, आपके आसपास लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी से दूर हो जाइए, अपना मसला बयान कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए साहब, ये हमारे बच्चे का एक मकान डबल फ्लोर का में एक फाइनेंस वाले को किराए पर दिए थे 1 साल के लिए जी। तो उन क्या करे, फिर वहां से उन्होंने 1 साल 2 साल चला देकर बोर्ड पलटा देकर लाख करके चले गए हैं जी। तो हम वकील के जरिए उनको नोटिस दिया है, तो नोटिस वहां से वापस आई साहब, फिर कोई पता नहीं है उसका। वहाँ हैदराबाद में जाकर हम इंक्वायरी किए, वहाँ पर भी कोई उनका पता नहीं है। तो उस मकान वो जो हम दिए थे किराए पर 1 साल का एग्रीमेंट था जी, तो उसके अंदर टेबल्स वो सब रखकर लाख कर चले गया है जी। तो उसके बारे में आप बता दीजिए क्या करना हमें, किस वजह से वो सूट करना, हम आप जरा बता दीजिए तो। जरूर बताएंगे आपको। जी जी वकील साहब, पहले इनका ही मसला हल, इस मसले का राय दे दीजिए, क्या कर सकते हैं? जी, किराएदार साहब लॉक डाल के चले गए और आपकी कोई नोटिस वसूल नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको मुकदमा बराए तखलिया डालना जरूरी है। अगर किराया की रकम 3,500 के अंदर है तो आपको रेंट कंट्रोल जाना पड़ेगा। आपके शादनगर में रेंट कंट्रोल नहीं है, वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट के इजलास में मुकदमा दायर करना है। आप तखलिए की कार्रवाई के लिए कोर्ट फीस सिर्फ 1 रुपया है, नोट कर लीजिए। तखलिए की कार्रवाई के लिए जो रेंट कंट्रोलर के इजलास पे दाखिल की जाती है या मुंसिफ मजिस्ट्रेट के, तो उसकी कोर्ट फीस 1 रुपया है। और अगर तखलिए का मुकदमा दीवानी में दाखिल किया जाता है जिसमें किराया 3,500 के ऊपर हो और बिल्डिंग नहीं बनी हुई हो तो उसके लिए सालाना किराए पे कोर्ट फीस दी जाती है। सालाना किराया फर्ज कीजिए 12,000 है, फर्ज कीजिए सालाना किराया 4,000 के लिहाज से 48,000 है, तो 48,000 पे आपको कोर्ट फीस देना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ 10-12,000 के अंदर हो जाती है। इसके अलावा अदालती खर्चा तो होता है और वकील साहब को फीस भी देना लाजिम है। लेकिन कोर्ट के अखराज से मत घबराइए, कानून का सहारा लीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, कानून के जरिए तखलिया करवाइए और बेरीफ के जरिए कब्जा लीजिए, उसके बाद ही आप वापिस हासिल कर सकते हैं जायदाद। बगैर बेलीफ के अगर आप कब्जा लेंगे तो आपका किराएदार आप पर एक झूठा मुकदमा दाखिल कर देगा कि साहब इन्होंने जबरदस्ती मेरे जायदाद हासिल कर ली और ये सामान था, ये जायदाद में वो चोरी कर लिया।
तो खामखा के आप परेशान हो जाएंगे। वकील, अदालत, बेलीफ, ये तीन के जरिए आप कब्जा हासिल कीजिए। जी वकील साहब, एक सवाल तो पहले का बाकी है, लेकिन यहाँ पर पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो। 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 वालेकुम अस्सलाम। एक्सीडेंट की केस है। एक्चुअली 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। टायर का, उसमें रॉड हुए थे, रॉड डाले गए 5। तो जो जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जी, उनके ऊपर में केस जैसे कंपेंसेशन के लिए डाले हैं। हाँ, लेकिन वो आज तक के कभी कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या करना चाहिए अब? जरूर आपको जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको बता देंगे, थोड़ी देर में आपको बता देंगे, टीवी पर ही सुन लीजिएगा। जी वकील साहब, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो। हेलो। बहरहाल ये कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई। वकील साहब, पहले का एक सवाल था, एक मसला था, एक साहब का, उन्होंने जमीन खरीदी थी, दो पार्टनर्स ने, दो भाइयों ने, दो पार्टनर्स ने, जो भी है उसमें 19 और 11 की जगह 11 और 19 हो गया। जो भी 19 एकड़ और 11 एकड़ गालिबन है, और 11 का 19 हो गया, 19 का 11 हो गया कागजात में। ऐसे में ये क्या क्या सूरत है? रेक्टिफिकेशन डीड दाखिल कीजिए। उन साहब से गुजारिश है कि परेशान ना हो। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रेक्टिफिकेशन डीड कहा जाता है इसको, कि मेरा सर्वे नंबर या मेरी जायदाद का एक्सटेंट 11 गुंठे के बजाय 19, 19 के बजाय 11 हो गया है। लिहाजा रजिस्ट्रार साहब 15 रुपए कोर्ट फीस, याद रखिए, सिर्फ 15 रुपए पर आपकी ये गलती को दुरुस्त कर देंगे। अब फिर सुन लीजिए, रेक्टिफिकेशन डीड दाखिल करें। जी बिल्कुल वकील साहब, बहुत शुक्रिया। एक सवाल बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर को शामिल करते हैं पहले। हेलो। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हेलो जी बताइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, मेरा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी, तो मैं बीच का हूँ और मेरा छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, तो बीच का हिस्सा दिखाना चाहिए सामने वाले को। उसने किनारे का हिस्सा दिखाना चाहिए। उसने बीच 5 साल से मैंने केस किया है के अंदर, वकील पैरवी कर रहा है, बैठता है। उत्तर प्रदेश की ऐसी दशा हो गई है, सरकार कुछ करती नहीं है। 5-5 साल तक हम लटके हुए हैं अब तक। वकील जब भी बोलो तो बोलता है जज नहीं बैठा है, तो कब तक हम लटके रहेंगे? कब्र में जाने तक लटकेंगे। कोई दूसरा रास्ता है? मेरे केस का नंबर लेके दूसरे वकील को भी नहीं दे सकता हूँ, फिर 5 साल लटके जाओ। जी जनाब, आपका मसला हम समझ गए, आपको जरूर उसका जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रही हूँ। जी बताइए। जी, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ का घर था, जहाँ पर उनके और भी लड़के थे, 5 बेटे थे जी। तो उन्होंने मुझे रखा। शादी के बाद फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने पेपर पे भी लिख कर दिया था कि वो रूम में रह सकते बोल के, मगर उन्होंने 4 बेटों को घर दे रहे हैं, सिर्फ हमारे हस्बैंड को ही नहीं दे रहे। तो वो पेपर पे लिखा हुआ है कि उन्होंने वो मतलब थोड़ी स्पेस दिए थे, जमीन उस पर रहो बोलकर। आपके फादर इन लॉ जो हयात है अभी? हाँ है जी है, और 4 लड़कों को भी दिए उन्होंने, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में, मगर हमारा हिस्से में नहीं दे रहे उन्होंने। ठीक है, तो वकील साहब से थोड़ा इस पे एडवाइस चाहिए कि क्या करना चाहिए। जरूर बता दें आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। वकील साहब, पहले का एक सवाल है हमारे पास। एक मोहतरमा का मसला ये है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी टांग में रॉड पड़ गया था हड्डी में, कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ। जो वो कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर वो पेश भी नहीं हो रही ऑपोजिट पार्टी। ऐसे में क्या सूरत है? अपोजिट पार्टी अपियर नहीं हो रही है तो अदालत उस फरीक को एक्सपार्टी कर देगा, यानी उनके गायबाना अदालत आपको डिग्री दे देगी। ये वकील साहब का काम है कि वो जज साहब को तवज्जो दिलाएं और एसएस पिटीशन दाखिल करें, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। एसएस का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की दरखास्त दाखिल करें सीपीसी के तहत, और उसका अखबार में ऐलान करवा लें
कि साहब आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया है, इसकी पेशी आइंदा फला तारीख को मुकर्रर की गई है। एक्सपर्ट ऑर्डर ले सकते हैं आप, इसमें कानूनी कोई खबात नहीं है। जी हजरत वकील साहब, बलरामपुर से एक साहब का मसला है कि प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हुए हैं, जो हिस्सा वो चाहते हैं या जो उनके नाम लिखा गया है वो उनको नहीं मिला, उनको किनारे का हिस्सा मिला। ऐसे में क्या सूरत है? वो पिछले 5 साल से कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अदालत में रुजू होने के बजाय इसके लिए जरूरी है कि आप अदालत में यानी हाईकोर्ट में, आपके जो जिस जगह आप हैं वहां के हाईकोर्ट में एक दरखास्त सीआरपी कहते हैं उसे, सिविल रिवीजन पिटिशन दाखिल करें, जिस पे कोर्ट फीस सिर्फ 10 रुपए लगती है। सुन लें, कोर्ट फीस सिर्फ, लोग कोर्ट फीस की वजह से घबरा के अदालत नहीं जाते हैं, गुंडों को अप्रोच करते हैं या गैर कानूनी काम कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। इसलिए बार बार मैं हर फरीक को, सुनने वालों को ये कह रहा हूं कि इसकी कोर्ट फीस ये होती है ताकि वो अदालत का सहारा ले, गैर कानूनी हरकत न करे। तो सीआरपी की कोर्ट फीस 10 रुपए होती है, वकील साहब की कोर्ट फीस तो उनके ऊपर है। कोई वकील 1 लाख लेता है, 10 लाख देता है, या कोई वकील 10-12 रुपए में काम कर देता है, ये उसकी मर्जी है। लिहाजा आप सीआरपी दाखिल करें, हाईकोर्ट से ये इस्तेदवा करें कि मेरे मुकदमे में लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया जाए कि लोअर कोर्ट इस मुकदमे में एक्सपीडाइट करते हुए, एक्सपीडाइट यानी अर्जेंट इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए और एक मुकर्ररा मुद्दत में इसका फैसला कर दे। जी वकील साहब, हैदराबाद से साहिबा का फोन, मसला ये है कि उनके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने 4 बेटों के नाम पे प्रॉपर्टी लिख रखी है, लेकिन उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं? फादर इन लॉ जो कागज लिख रखे हैं, इसका मतलब वो वसीयत है। वसीयत हो या जायदाद की तकसीम का मामला हो, अज़रुए शरीयत मोहम्मदी किसी वालिद साहब या वालिदा के जिंदगी में तकसीम नहीं हो सकती। तकसीम सिर्फ और सिर्फ उनके इंतकाल के बाद हो सकती है। और किसी के मरने का इंतजार करते हुए अगर आप बदुआ देते रहेंगे तो ये बुरी बात है। आप फादर इन लॉ से अच्छे ताल्लुकात रखिए और उससे गुजारिश कीजिए कि मेरे को मेरे शौहर का हिस्सा दिया जाए। अगर वो ना दे तो सब्र कीजिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आपकी जायदाद है, आपका हक है, जरूर बजरूर मिलेगा। जी वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप कानून से जुड़े हुए कोई भी आपके सवालात हों, कोई भी मसला हो, आप हमसे बयान करके उनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। मगर प्रोग्राम वकील साहब में यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। प्रोग्राम वकील साहब हम आपके लिए खास तौर से पेश करते हैं ताकि आपको कानून से जुड़े किसी भी मसले की रहनुमाई कर सकें। आप फोन के जरिए हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं और अपना मसला बयान करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आरिफ है जी। तो इसका कोई लिमिट तो नहीं है ना सब के मसला लंबा हो या छोटा हो? बयान कीजिए, हम सुन रहे हैं। बिल्कुल आप बयान कीजिए, हम सुन रहे हैं। जी वकील साहब, मेरा मसला ये है कि हमारे जो 2 प्लॉट्स है मादापुर पे जी, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हमारे पास पूरे मौजूद हैं, लेकिन जो है वहाँ पे हम लोग लोकेशन का थोड़ा लेआउट में चेंजेस हो गए, तो लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा एग्जैक्ट लोकेशन इसका। हम लोगों ने कई लोगों से राब्ता भी किया तो कहीं सही रेस्पॉन्स नहीं मिला हमको। वहाँ से वहाँ सर्वे डिपार्टमेंट पे भी हम लोग जाके वहाँ पर मालूम करे तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग मोर देन 1 एकड़ रहा तो ही हम लोग आपका सर्वे करते, आप कोई प्राइवेट से करवा लेना बेहतर रहता। फिर हम लोग प्राइवेट से तो प्राइवेट का तो हमको बहुत सारे लोग मिले, मगर हमको ऑफिशियली गवर्नमेंट के तरीके से हमको सर्वे चाहिए था वो प्लॉट का, क्योंकि अननेसेसरी किसी और के हम मालूम कर लेना वो बेहतर नहीं रहेगा। तो जो हमारे प्लॉट है उसी का हमको लोकेशन चाहिए जी। तो कई लोग जाके हम किसी से मालूमात करें, वहाँ पे एरिया के जो भी
हेड रहते वहां पे मालूमात करे तो लोग लेते हाथ पे, पर रिस्पॉन्स सही नहीं आता। वो जो प्लॉट्स है वो गुरुकुल ट्रस्ट के अंडर है वो। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली मालूम किया तो मालूम पड़ा कि हमारे जो प्लॉट्स है वो कोई सैलून वगैरह लोग से कैप्चर करे हुए है वो जी। तो अब हमको मालूम होना है कि वो कहाँ है, किसके अंडर में है, क्या है। बिल्कुल, तो आपका मसला हम समझ गए मोहतरमा, हम आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, ये हमें कर्नाटक से बात कर रही हूँ। जी बताइए। हमारे 2 भाई हैं जी। 2 भाई हमें, हमारे बाप करे साथ थी, उन्होंने 2 जने 2 ले लेके छोड़ी। एक जमीन है, एक घर है जी। एक भाई चलेगा गुजरगा, वो बड़ा भी है, अब उसे देने का कौन सा भी खालिश नहीं आ रहा। हमें पूछे सका भी नहीं, उन्हें दे सका भी नहीं। उससे क्या समझे पूछना हमें क्यों करना को मालूम नहीं होता। अब उन्हें क्या इंसाफ भी देने को नहीं ख्याल कर रहा। उन्हें जमीन मतलब प्रॉपर्टी जो है वो अभी दूसरे भाई के कंट्रोल में है। बड़ा भाई छोटा भाई 2 नामा पर कर ले छोड़ी उन्हें हमारे बाप के नाम की जी। हमारे माँ को भी हिस्सा नहीं उसमें, हम ना भाना को भी हिस्सा नहीं। हमारे भाना में 2 भाना का क्या भी है, ये नहीं है लेने देने का, नको कर को अब हम ना होना का हिस्सा हमको उनको देने का क्या भी ख्याल आ रहा नहीं। हमारे बड़े भाई को भाई से अगला से नहीं, बड़ा भाई है माँ। ठीक है, हम आपको जरूर जवाब देंगे इसका। वकील साहब भी आपका मसला सुन रहे हैं, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? रामनगर, बेंगलुरु से रामनगर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए जनाब, क्या मसला आपका? वो ऐसा टीवी में देखा, वो हमारा भाई का एक 20 सालों का पैसे लगो जमीन के बारे से जी। 20-25 साल हो गया। वो टेम्पो सही 10-10 हजार रुपए चलता था। वो मेरे पास 50 हजार रुपए लोगों पेपर दे तू, मेरे को दिया नहीं वो। हेलो जी 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 बताइए। वो पेपर दे दूं करके बोला क्या भाई नगर को बोल के मैं पैसे दे दिया उसको। 20 साल से आपने कर्ज दे रखा है और 20 साल से आपको कर्ज आपका लौटा नहीं रहे हैं, ये मसला आपका? हाँ ठीक है। आपको अभी ज्यादा हो गया, वो 25 साल के करीब हो गया वो। जरूर आपको इसका जवाब देंगे जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वकील साहब, पहले हैदराबाद से जो सवाल आया था, 2 प्लॉट्स हैं और उन्होंने जो उनके पास प्लॉट था उन्होंने पहले प्लॉट खरीदे थे, लेकिन अभी उसका लोकेशन मिसिंग है क्योंकि उसका प्लान चेंज हो गया। अब वो अपना प्लॉट चाहती हैं। कौन सी ऐसी सर्वे, कौन सी ऐसी ऑफिशियल सर्वे है जिसके जरिए उनको अपना ही लोकेशन पे, अपनी लोकेशन पे अपना ही प्रॉपर्टी, अपना ही प्लॉट मिल सके? इसके लिए उन्हें चाहिए कि वो हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल करें जिसमें हाईकोर्ट से सदवा करें कि मेरी जमीन के ताल्लुक से जिसका सर्वे नंबर, एरिया वगैरह उनको देना होगा रिट में, उसके लिए एक सर्वेयर को मुकर्रर करके डिमार्केशन करवाएं। डिमार्केशन जरिए सर्वेयर, अदालत हाईकोर्ट किसी सर्वेयर को सरकारी मुकर्रर करती है और उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि वो ये साहिबा के प्लाट के ताल्लुक से सर्वे करे और उसको लोकेट करे और बाउंड्री स्टोन लगाए। सर्वे एंड बाउंड्रीज एक्ट, ये कानून का नाम है सर्वे एंड बाउंड्रीज एक्ट। इस एक्ट के तहत रिट दाखिल करे। रिट की फीस याद रखिए सिर्फ 100 रुपए होती है। रिट का अदालती फीस सिर्फ 100 रुपए, खर्चा अलग, वकील साहब की फीस अलग। जी वकील साहब, बैंगलोर से साहब का फोन आया था, कर्जा दे रखा है, भाई को कर्जा दे रखा है, 20 साल से कर्ज दिया है लेकिन उनको वापस नहीं मिल रहा है। शुरू में तो कुछ रकम दे भी देते थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अब इसमें क्या सूरत बनती है? नहीं, ये मुल्क साहब के सिलसिले में मैं सिर्फ एक ही मशवरा देता हूं तमाम नाजरीन को आपकी टीवी चैनल के, कि याद रखिए कानून गाफिलों की मदद नहीं करता है। कानून गाफिलों की मदद नहीं करता है। इनको 25 साल का अरसा हुआ है रकम देकर, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह रकम डूब गई, क्योंकि रकम की वापसी की मुद्दत सिर्फ 3 साल है। सिर्फ 3 साल। 3 साल गुजर जाए या 3 साल के अंदर कर्ज लेने वाला, रकम लेने वाला कोई रसीद ना दे या
नोटिस जारी होती है और नोटिस का जवाब ना दे, जिसको एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है, 3 साल के अंदर अगर खर्च की का एक्नॉलेजमेंट न दे तो फिर समझिए रकम गई हमेशा के लिए। इसके लिए आप बेहतर है किसी मीडिएटर के खिदमत हासिल करें, खानदान में दोस्तों में कोई मीडिएटर यानी सालिसी को हासिल लाएं और उनके जरिए कुछ खानी तौर पर बात करके रकम ले लें, वरना भूल जाइए इस रकम को। जी वकील साहब, और कर्नाटका से जो सवाल आया था उसका क्या जवाब है? हाँ, जो 2 बहनों का मसला था, उनके वालिद की प्रॉपर्टी थी, तकसीम का मुकदमा दाखिल करें। जो मोहतरमा ने जो सवाल किया उनसे गुजारिश है कि वो तकसीम जायदाद का मुकदमा दाखिल करें, तकसीम जायदाद का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसी सिलसिले में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, ये कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, ये कॉल भी ड्रॉप हो गई गालिबन। बहरहाल नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, फोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। किसी भी तरह का कानूनी मसला हो, आप कानून के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो, चाहे आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ हो, धोखा हुआ हो, किसी ने आपको चेक दे दिया हो वो बाउंस हो गया है, या कोई किसी को आपने कर्ज दे रखा हो, या प्रॉपर्टी का मसला हो, इस तरह से जो भी छोटे छोटे मसले होते हैं, अगर उनको आपके बारे में जानकारी हासिल करनी है, सलाह लेनी है, तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए फोन के जरिए। इसी सिलसिले में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, तो आपका नेटवर्क वीक है, मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा आपकी आवाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं तेलंगाना से बात कर रही हूँ। जी बताइए। जी मेरे भाभी मेंटेनेंस केस डाले, जो उन्हें कॉम्प्रोमाइज होना चाह रहे हैं। मेंटेनेंस केस डिवोर्स के बाद डाला है या उस दिन केस क्लोज हो जाता? नहीं, मैं समझ गया, मतलब मसला आपका जो मेंटेनेंस केस डाला है तो वो डिवोर्स के बाद डाला है, या खुदा न खास्ता किसी के इंतकाल के बाद डाला है, या किस चीज का मेंटेनेंस? जी नहीं, डोरी केस के बाद मेंटेनेंस केस जो आता है ना, वो तो डोरी केस और मेंटेनेंस केस 2 डाले उन्होंने। तो सेपरेशन हो चुका है उनके बीच में? जी वो नहीं रहना चाह रहे हैं हम साथ, ठीक है, मगर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको वकील साहब, इसका जरूर जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हाँ जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ अभी बोला ना, मोहम्मद इकबाल अहमद जैराबाद से। जी जनाब, बताइए क्या मसला आपका? मसला ये है कि हमारी जमीन जो है, ज़राई जमीन के बाद से जो है रास्ता जी गवर्नमेंट की जमीन में से कई साल से हम 40-45 साल से चल रहे हैं, मगर अब 1 साल 1.5 साल से क्या है, बाजू वाले वो रास्ते को पूरा कब्जा करके जो है अपनी बता रहे। हालांकि वो तहसीलदार साहब भी आए और उसको बोले तो भी नहीं सुन रहे, तो ऐसे मोमेंट में हम क्या किया जाए? जी जरूर जवाब देंगे आपको इसका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी वकील साहब जी, अभी हमारे भाई के 3 एकड़ बगीचा है। जी हेलो जी बिल्कुल, हाँ, आपको सुन रहे हैं। हाँ 3 एकड़ बगीचा है हमारे भाई का जी। वो अभी उनके 2 लड़कियां हैं, वो लड़कियों के नाम करना चाहते हैं जी। केस है कोर्ट के अंदर है जी। वो सामने वाले हमारे फुप्पू केस करे है उसके पूरे, वो हमारे बाप के आस्ती बोल को। ठीक है, अभी वो दूसरों के नाम कर सकते क्या उन्होंने? ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा इसका। वकील साहब, तेलंगाना से जो मैडम का सवाल आया था कि उनकी भाभी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है, अब वो कॉम्प्रोमाइज चाहती हैं, क्या सूरत है? गालिबन उनका पहले डॉवरी का केस चला होगा, डॉवरी के केस के बाद अब मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस केस में तस्फिया हो सकता है, और तस्फिया हो जाए तो अच्छा है, और तस्फिया होने के बाद केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। जी। और
एक साहब का मसला ये है कि जो उनकी ज़मीन है वो गवर्नमेंट की, जो एक ज़मीन थी, गवर्नमेंट की रोड थी, वो उनके ज़मीन तक जाती है, उनकी प्रॉपर्टी तक जाती है, लेकिन किसी बराबर वाले ने, पड़ोसी ने उस पर कब्जा कर लिया ये बोल के कि ये ज़मीन मेरी है, तो उनका रास्ता बंद हो गया। ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? वो सबसे पहले तहसीलदार साहब के पास एक दरख्वास्त दाखिल करें अपने मुकदमा के तफसीलात के साथ कि गवर्नमेंट के रास्ते पर नाजायज कब्जा हो गया है जी, ठीक है। और कलेक्टर के पास भी ये दरख्वास्त की नकल दाखिल करें। कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करें कि गवर्नमेंट के रास्ते पर फलां साहब नाजायज काबिज हैं। अगर ये दोनों कार्रवाइयों में नाकामी होती है या देर होती है तो इंसाफ का काम ये है कि वो हाईकोर्ट में रिट दाखिल करें। जी और अगर फर्ज कीजिए आप रिट से घबराते हैं कि हाईकोर्ट में कहां जाऊं मैं, तो फिर वो सिविल सूट दाखिल करें। सिविल सूट रास्ते पर अपना हक जताते हुए लॉ ऑफ ईजमेंट के तहत दाखिल करें सिविल सूट। जी वकील साहब, एक साहिबा का मसला ये है कि 3 एकड़ की ज़मीन है उनके भाई की, और जो उनके भाई हैं वो उस ज़मीन को अपनी बेटियों में, 2 बेटियों में तकसीम करना चाहते हैं, लेकिन किसी रिश्तेदार ने ये क्लेम कर दिया कि इसमें हमारे वाले, मतलब उनके दादा का भी हिस्सा है, दादा की ज़मीन है, और वो उनको इस तरह करने नहीं दे रही है। ऐसे में उनके लिए क्या सूरत है? अब वो ये भी जानना चाह रहे थे क्या ये ज़मीन किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो सकती है क्या? अगर अदालत में केस ज़ेर दौरा है और अदालत ने इस मुकदमे में स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर नहीं दिया है या फिर इंजेक्शन ऑर्डर पास नहीं किया है जिसके ज़रिए आपको यानी फरीक़ैन को रोक दिया गया है जायदाद की मुंतकिली के लिए, तो वो ये जायदाद अपने किसी बेटी या बेटे के नाम पे मुंतकिल नहीं कर सकते। ठीक है वकील साहब, बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जब भी हमसे बात करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद आप टीवी पर ही अपने मसले का हल सुन सकते हैं। इसी सिलसिले में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, ये कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर मौजूद है। हेलो, हेलो, ये कॉल भी गालिबन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबरात लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप फ़ोन के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, वकील साहब से अपना मसला बयान कीजिए और कानूनी रहनुमाई हासिल कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से ये बात बता दूँ कि हमारी जो ये कोई हतमी राय नहीं होती है, हम यहाँ पर आपको सिर्फ मशवरा, सलाह दे सकते हैं, देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो किसी वकील से मशवरा करके उसकी कानूनी कार्रवाई जो भी आपकी हो वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बरहानपुर से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, बरहानपुर से। जी जनाब, बताइए क्या मसला आपका? मसला यह है कि मेरे भाई के जवाई को मैंने 3 लाख रुपए दिया है सजा साहब ने, और वो स्टाम्प पे लिखा था, स्टाम्प की तारीख खत्म हो गई है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि पैसा वापस मिल जाए? स्टैम्प की तारीख खत्म हो गई है? जी हाँ। ठीक है, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा इसका, आपके पैसे नहीं। जी वकील साहब, इनके मसले का ही जवाब देते हैं पहले बुरहानपुर से कि इनके 3 लाख रुपए भाई को दिए थे जमीन के लिए, स्टैम्प पेपर की मियाद खत्म हो गई है, अब क्या सूरत है? जी, अभी एक सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया कि कर्ज लेने के बाद या कर्ज देने के बाद अगर आप अपनी रकम वापस नहीं लेते हैं अंदरून मुद्दत 3 साल, तो ये रकम डूब जाती है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन अगर अंदरून मुद्दत 3 साल आपने नोटिस दिया है मुखालिफ को, ये कहकर के साहब मेरी रकम वापस कीजिए, और अंदरून मुद्दत 3 साल अगर कर्ज लेने वाले ने जवाब में ये कहा आपकी नोटिस के कि हाँ मैं देने तैयार हूं, तो फिर वहां से मजीद 3 साल आपको मुद्दत मिल जाती है। लेकिन 3 साल के अंदर नोटिस देना,
ये साहब का भी काम है कि वो 3 साल के अंदर नोटिस दें। अगर मुखालिफ अपनी नोटिस में इकबाल करता है कि हाँ मैंने आपसे कर्ज लिया था और मैं जल्द ही वापस कर दूंगा, तो उनको फिर मजीद 3 साल का मौका मिलता है। लेकिन गफलत ना करें, हर हाल में उनको 3 साल के अंदर कानूनी कार्रवाई करके रकम वापस लेना चाहिए। जी वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमको वक्त देने के लिए। नाजरीन, जो भी हमको आपको यहाँ पर बताते हैं ये हतमी राय नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। आप सिर्फ राय और मशवरा ले सकते हैं, उसके आगे आप किसी वकील से चाहें तो मशवरा कर लीजिए और अपनी कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है। अगले हफ्ते आपके सामने 3 बजे फिर से हाजिर होंगे। आपके जो भी मसाइल हों आप उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत। आदाब। "15 languages."